सहने की जगह। यानी अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग, हाशिए के समाज के लोग सह पहले रहे हैं, कहने की सुविधा उनके पास अभी भी नहीं है। मैं इन तमाम चीज़ों को देखती हूँ और सुधा मैम आपके पास आती हूँ। अब थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि ओवर विजिबिलिटी है, बहुत सारे लोग, लगभग हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, डिजिटल युग है, एवरीबॉडी इज एबल टू से अ थिंग और टू, हर कोई कुछ ना कुछ कह पा रहा है। इसमें एक बड़ा डिसबैलेंस, एक असंतुलन खड़ा हो रहा है कि कुछ लोग कह ही नहीं पा रहे हैं और कुछ लोग सब कुछ कहे जा रहे हैं। उसमें आप माइनॉरिटी से आने वाली स्त्रियों की और स्त्रियों की यूं भी भूमिका क्या देखती है, उनकी स्थिति कैसे देखती है? देखिए, दो चीज़ें, कहना और सहना, जो आपने विषय रखा है और उससे संबंधित सवाल लगातार पूछ रही हैं, उसमें दो चीज़ें। जब हम कहने और सहने की बात करते हैं तो जाहिर है कि इसमें निजता का क्षेत्र भी आता है और असंप्रेषणीयता का क्षेत्र भी आता है। जब क्या कहा जाए इसका हम चयन करते हैं और कितना सहना है, ये बहुत कुछ हमारे चयन से बाहर की चीज़ होता है और कई बार चयन धर्मा भी होता है, दोनों चीज़ें। लेकिन एक और चीज़ है कि जब हम ये कहते हैं कि कहना या सहन करना, दोनों ही चीज़ें निजता और इनकम्युनिकेबिलिटी के क्षेत्र में आती हैं, तो हम वहीं तक इस बात को अप्रूव कर सकते हैं जहाँ तक ये केवल अपने या अपने शरीर तक रहे, हमारे शरीर के सहन करने की क्षमता तक रहे। लेकिन जैसे ही हम शरीर को लेकर पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं, बॉडी पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, तो फिर ये केवल निजी क्षेत्र नहीं रहता, ना ही इनकम्युनिकेबल रहता है, ये उससे आगे की चीज़ होता है। आप बॉडी के आधार पर, देह के आधार पर किसी को कमतर या श्रेष्ठतर बताने लग जाते हैं। देह के आधार पर, देह की विभिन्न आकार और उसकी प्रकृतियों के आधार पर उसके साथ भेदभाव करने लग जाते हैं। देह के आधार पर आप जाति और अस्पृश्यता के तमाम क्षेत्रों को खोल देते हैं जहाँ एक अलग किस्म का भेदभाव दिखाई देता है। तो ये तमाम चीज़ें फिर केवल निजता के दायरे में नहीं रह जाती, इनका हमें एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्ष दिखाई देने लग जाता है। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में, इसी कहने और सहने के बीच में कहीं ना कहीं भाषा की अवस्थिति है। भाषा जिसके माध्यम से हम कहना सीखते हैं, भाषा जिसके माध्यम से हम संसार को नामित करना सीखते हैं, संसार में चीज़ों को पहचानना सीखते हैं, उससे अपने मानवीय संबंधों को डेवलप करना सीखते हैं, भाषा की बात यही आती है। और भाषा के संदर्भ में जब हम बात करें तो फिर वहाँ भी तमाम संरचनाएं, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचनाएं हैं, जो वर्चस्व बनाए हुए हैं इन तमाम क्षेत्रों में, भाषा में भी दिखाई देने लग जाते हैं। और भाषा के जरिए हमारी और तरह की जितनी भी अभिव्यक्तियाँ हैं, चाहे कलात्मक अभिव्यक्ति हो, सामाजिक अभिव्यक्ति हो, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति हो या संरचनाएं हो, उनमें भी ये तमाम चीज़ें दाखिल होती हैं। तो ये इतना बड़ा एरिया है कहने और सहने का। और ये भी सवाल उठता है कि हम कब से ये कहने और सहने की बात करने लगे। साहित्य में या विमर्श के क्षेत्र में कहने और सहने का सवाल पहले क्यों नहीं उठा, आज क्यों उठ रहा है? सोशल मीडिया के आने के साथ हम कहने लग गए हो, ऐसा नहीं। कहने तो हम बहुत पहले से लग गए थे, सोशल मीडिया ने उसको बढ़ावा दिया है। अब जो माइनॉरिटी की आप बात कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो रील्स और मीम्स और तमाम अभिव्यक्तियाँ जो सोशल मीडिया के क्षेत्रों में हो रही है, या फेसबुक लेखन या ब्लॉग लेखन अथवा ट्वीट्स या और तमाम चीज़ें, इन सब में माइनॉरिटीज का पक्ष नहीं आ रहा है, खूब आ रहा है। आप एक बार खोलकर देखिए तो हमें आपको शायद नहीं दिख रहा, क्योंकि उसका जो एल्गोरिदम है वो इस तरह का है कि आपने या हमने उन विषयों को अगर ध्यान नहीं दिया तो हम तक वो पहुँचेगा भी। हमारी रुचि को जानने में जो गूगल का और दूसरे सर्च इंजन का जो उनका जो शौक है कि वो जाने कि हम क्या चीज़ पसंद करते हैं और वे हमें क्या चीज़ परोसेंगे, तो शायद हम उसको उस तरफ बढ़ावा नहीं देते। हम अगर माइनॉरिटी के सवालों को खोलकर देखना शुरू करें तो तमाम इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देने लगे कि वहाँ माइनॉरिटी की महिलाएं भी खूब अभिव्यक्ति कर रही हैं। ऐसा नहीं है,
जो रील्स बन रहे हैं उनमें वे महिलाएं भी शामिल हैं जो बहुत शिक्षित नहीं हैं। अभी यूट्यूब की बात कर रहे थे, मेरे अनेक विद्यार्थी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं और उनको सिल्वर बटन और गोल्डन बटन मिल चुका है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं और पढ़ के पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म करके वो कहते हैं मैडम नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मुंगेर चली जाएगी, वहाँ से भी यूट्यूब चलाएगा। तो ये एक उनके भीतर एक आकांक्षा की कुछ न कुछ एक सहारा यूट्यूब के जरिए उनको मिला है। तो अभिव्यक्ति के क्षेत्र खुले हैं, जरूर खुले हैं, ऐसे लोगों के लिए भी खुले हैं जो अपने लिए बहुत अवसर नहीं देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया ने खोले। लेकिन सवाल है कि क्या ये अभिव्यक्ति जो सोशल मीडिया ने खोले हैं और अन्य तमाम प्लेटफॉर्म ने खोले, इस अभिव्यक्ति का कोई डायरेक्शन भी है? ये एक संजाल है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इसका दायरा है। इसमें कौन सी चीज़ जिसे हम कह सकते हैं कि खास तरह से आज की समाज की जो ज़रूरत है और आज के समाज का जो वास्तविकता है, इसका जो यथार्थ है, उसकी तरफ डायरेक्टेड है। ये सवाल है। मीम्स बनाना और हास्यास्पद मीम्स बनाना, पॉलिटिकल मीम्स बनाना, तमाम तरह के मीम्स बनाना, ये सभी लोग कर रहे हैं। इसमें कास्ट और क्रीड और रिलीजन का कोई वो नहीं, बंधन नहीं, सब कर रहे हैं। जो यूट्यूबर है या जो मीम्स बना रहे हैं या सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, वो हम उनकी जाति नहीं पहचान सकते। वो अपने नाम से अगर केवल पहचाने जाएं तो उसकी फेकनेस भी उतनी ही संभावित है। अगर एक मुस्लिम नाम से कोई दिख रहा है या हिंदू नाम से कोई दिख रहा है या अन्य किसी जाति या धर्म के नाम से कोई दिख रहा है तो वह फेक भी हो सकता है, इसकी भी पूरी संभावना है। तो वहाँ ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि केवल एक ही कौम या एक ही धर्म या एक ही समुदाय के लोग दिख रहे हैं या दूसरे समुदाय के लोग कम या ज़्यादा दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, उसका आंकड़ा ठीक आंकड़ा हमारे पास नहीं है। शुक्रिया। हरिराम मीना जी,